मैं यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। तो मान लो कि ये कैपेसिटर हमें दिया हुआ है और ये दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है। इसको चार्ज किया है हमने 10 वोल्ट से, ये प्लेट पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैपेसिटेंस दिया है 5 माइक्रोफैरेड, और इसे हमने चार्ज किया है 5 वोल्ट से, कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड, और ये है प्लस और ये है माइनस। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, इनिशियली आप चार्ज निकाल लो। तो अगर मैं इस कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल चार्ज बोलूं तो मैं बोल देता हूं इसे C1, इसका नाम रख देते हैं C2। तो इनिशियली चार्ज जो होगा Q1, उसकी वैल्यू हो जाएगी C इंटू V, यानी कि 4 इंटू 5 की 20 माइक्रो कूलम। सिमिलरली Q2 की जो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 यानी कि 50 माइक्रो कूलम। तो ये तो है इनके ऊपर इनिशियल चार्ज। अब जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, पॉसिबल है कि इनके बीच में कोई चार्ज ट्रांसफर हुआ हो। हमें एग्जैक्टली नहीं पता किस प्लेट से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस तरह से चार्ज को फ्लो होते हुए अज्यूम किया था, आज मैं उल्टा अज्यूम कर लेता हूँ। मैं मान लूंगा यहाँ से कोई स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो कर गया। तो देख लेते हैं, प्लेट्स इस तरह से हैं, ठीक है ना। इस प्लेट पे चार्ज हम देख चुके थे, इस पे था +50, इस पे होगा -50। सिमिलरली इसके ऊपर होगा +20 और इसके ऊपर होगा -20। मैंने माना है कि इसमें से चार्ज कोई Q बाहर निकल गया, तो इस प्लेट पे चार्ज बचेगा 50 माइनस Q, जाके इसमें जुड़ेगा तो 20 प्लस Q, फिर इसमें से निकलेगा तो -Q, और फिर इसमें आके जुड़ेगा तो +Q। ये हमने पूरा चार्ज फ्लो करा लिया। उसके बाद हमें अज्यूम करना होता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा कुछ V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा कुछ V2। ऐसा मानने के बाद अब हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में घूम के। मैं इस डायरेक्शन में घूम देता हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। इस कैपेसिटर को क्रॉस करते हम नेगेटिव प्लेट पे पहुंचे, यानी पोटेंशियल में ड्रॉप होना चाहिए, तो -V1। और इस प्लेट को क्रॉस करके हम पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचे हैं, यानी पोटेंशियल में गेन होना चाहिए +V2, ये हो जाएगा 0, और हमें मिलेगा V1 होना चाहिए V2। V बराबर होता है Q/C, तो चार्ज पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वही होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, यानी 20 + Q बाई कैपेसिटेंस C, जो हमें पता है कितना है 4। ये इक्वल हो जाना चाहिए, इसके पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है 50 - Q, तो 50 - Q बाई C। इसका कैपेसिटेंस हमें पता है कितना है 5। कर दो 100 + 5Q, ये इक्वल हो जाएगा 200 - 4Q। क्या मिलेगा 9Q इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। 9Q इज इक्वल टू हमें मिल गया 100, या Q की वैल्यू आ जाएगी 100/9 माइक्रो कूलम। तो पॉजिटिव आया है, यानी कि जो चार्ज आपने पॉजिटिव कंसीडर किया था इस तरह से निकलता हुआ, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से निकला होगा। तो मैं फाइनल बता सकता हूं कि Q1 फाइनल की जो वैल्यू होगी, हम देख सकते हैं पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होने वाला था 20 + Q, यानी कि 20 + 100/9, ये हो जाएगा 280/9 माइक्रोकूलम। सिमिलरली Q2 फाइनल हम निकाल सकते हैं, वो हमें पता है कितना होगा 50 - 100/9, उसमें से निकल गया, ये हो जाएगा 350/9 माइक्रोकूलम। क्योंकि अब हमें इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज मिल चुका है, तो सिंपली जो हीट का फॉर्मूला होगा क्या अप्लाई कर सकते हैं। हीट का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल टोटल एनर्जी, यानी Q1² 2 × 4 + Q2² 2 × 5, ये हो गई आपकी इनिशियल एनर्जी, माइनस ये हम निकाल ही चुके हैं फाइनल एनर्जी Q 280/9 का स्क्वायर अपॉन 2 × Q1 का कैपेसिटेंस 4 + 350/9 का स्क्वायर बाय 2 × चार्ज कैपेसिटेंस हमें पता है 5। इनका जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो हमें मिल जाएगी हीट। मेथड समझ आया, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करते हो, किसी भी प्लेट से चार्ज फ्लो मान लेते हो और उसके बाद किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देते हो, और एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वही हो जाती है हीट, ठीक है। तो जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, पर कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, तो वो सभी लोग ट्राई कर लें क्वेश्चन नंबर 4 और अपना आंसर बताएं क्या आता है। ट्राई करो सभी लोग 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले ही ये प्लेट नेगेटिव दी है, ये पॉजिटिव दी है, चार्ज लिख लेता हूं मैं 2 × 10, यहाँ पे दिया हुआ है -20 और यहाँ पे दिया हुआ है +20। और इसके लिए अगर देखा जाए
तो यहाँ पे ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 20 इंटू 4 यानी कि ये है +80 और ये है -80। इस तरह से चार्जेस दिए हुए हैं हमें इनिशियली, ठीक है ना। अब आप स्विच को बंद कर देते हो, ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड का है और ये 2 माइक्रोफैरेड का है। मैं मान लेता हूं किसी एक प्लेट से चार्ज फ्लो करेगा, मैंने मान लिया इस तरह से चार्ज Q फ्लो करेगा। तो फाइनली हम देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 80 -Q, क्योंकि इसमें से Q बाहर निकला है और वो फ्लो करके इसके ऊपर आएगा, यहाँ होगा -20 + Q। सेकेंड वाली प्लेट जो है उसके ऊपर चार्ज है +20, यहाँ से चार्ज निकलेगा -Q और फिर इसकी प्लेट पे जाके मिल जाएगा, यानी -80 + Q। तो इस तरह से चार्ज फ्लो हम शो कर देंगे। समझ आ रहा है? क्या किया मैंने, जो ये वाली प्लेट थी इससे चार्ज Q निकाला, फिर जो प्लेट मिली उसमें ऐड किया, अगली प्लेट से निकाला, फिर जो प्लेट मिली उस पर ऐड कर दिया। मैं मान लूंगा इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस V2 है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब हम फिर से किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देते हैं। मैं इस तरह से घूम जाता हूँ, जैसे ही आप क्रॉस करोगे नेगेटिव साइन आया है, यानी मैं लिख सकता हूँ -V1, फिर क्रॉस करेंगे फिर से नेगेटिव साइन आया है तो मैं लिख सकता हूँ -V2, ये होना चाहिए 0। यानी आप कह सकते हो V1 इक्वल होना चाहिए -V2 के। V बराबर होता है Q/C और Q होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो इसकी पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो है 80 - Q/C, इसका कैपेसिटेंस है 4, इक्वल होना चाहिए माइनस, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो है 20 - Q बाय इसका कैपेसिटेंस जो कि है 2। यहां से हमें मिलेगा 80 - Q, ये इक्वल हो जाना चाहिए -40 + 2Q, या 3Q हमें मिल जाएगा 120। ये Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 40 माइक्रोकूलम। तो 40 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया होगा जिस तरह से हमने अज्यूम किया है। तो इनिशियल चार्ज अगर Q1 पे हमें पता था वो था 80 माइक्रोफैरेड, 80 माइक्रोकूलम। Q2 इनिशियल भी हमें पता था वो था 20 माइक्रोकूलम। तो Q1 फाइनल जो हमें मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 - Q, यानी कि 80 - 40 यानी कि 40 माइक्रोकूलम। और Q2 फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 20 - Q। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज अगर हम देखें तो 20 - Q, यानी कि वो हो गया 20 - 40 यानी कि -20 माइक्रोकूलम। सही किया मैंने। फाइनल हमें बताना है किसके ऊपर, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर 20 - Q -20 माइक्रोकूलम। यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट थी वो कैसी प्लेट बन चुकी है, नेगेटिव प्लेट बन चुकी है। लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी भी कितना रहेगा, 20। तो मॉड अगर मैं बोलूं कि Q2 पे फाइनली चार्ज कितना है तो वो 20 माइक्रोकूलम ही है, लेकिन प्लेट्स की पोलैरिटी क्या हो गई है, बदल गई है, ठीक है ना। अब इसमें अगर लिख देते हैं हीट जो डिसिपेट होगी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यानी 80 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 प्लस 20 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 माइनस फाइनल एनर्जी हो जाएगी 40 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 माइनस 20 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो यहां से हमें शायद 4800 बाय 8 मिल जाएगा, 600 माइक्रो जूल। ये हो गई है हीट डिसिपेटेड। काफी लोगों का सही आ गया था, ठीक है। जिन लोगों ने गलत किया है शायद उन्होंने डायरेक्टली V1 बराबर V2 कर दिया हो। याद रखना, आप डायरेक्टली V1 इक्वल टू V2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना होता है और जिस साइन पे आप रीच कर रहे हो वो बताएगा पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ होगा या गेन हुआ होगा, ठीक है। तो अगर सही से किरचॉफ्स लूप लॉ लगाया है, फाइनल चार्जेस निकाले तो आंसर 600 माइक्रोजूल आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मोस्टली तो लोगों का आ ही गया था। यहाँ पे प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज होगी। ऑब्वियसली फाइनली ऐसा पॉसिबल तो नहीं था कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड रह जाए। तो हुआ क्या, फाइनली इस पे +20 आ गया और इस पे -20 आ गया। इन पे सेम पोलैरिटी होनी चाहिए क्योंकि ये कनेक्टेड है स्टेडी स्टेट में, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर हैं तो ये थोड़ा सा अलग है। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, आपको एक प्लेट से चार्ज निकालना है, जिस प्लेट पे पहुंचे उसको
प्लस क्यू, और जिससे निकालो अगली वाली से उसको माइनस क्यू। ये न्यूट्रल दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, तो ऑब्वियसली ये 4 माइक्रोफैरेड होना चाहिए, ठीक है। नहीं दिया था, मैं देना भूल गया था। यहाँ पे 5 वोल्ट ले लो, ये 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। बताओ जरा क्या आंसर आएगा हीट डिसिपेटेड का। ठीक है, ठीक है। चार्ज लिख लेता हूं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये +10, ये -10, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये +30, ये -30, और यहाँ पे चार्ज है 0 0। आपने स्विच जैसे ही बंद किया होगा, मान लेते हैं कोई चार्ज Q यहाँ से निकला बाहर, तो यहाँ से अगर Q चार्ज बाहर निकला है तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 10 -Q, घटा देंगे। ये Q चल के आया, इसको मिला, तो इस पे क्या हो जाएगा, +Q, इस पे +Q, इसके सामने वाले पे -Q, बेसिकली 0 +Q 0 -Q। फिर Q यहाँ से चला, अब इसको मिला, तो यहाँ पे -30 +Q, अगली वाली से चार्ज निकाला जाता है, फिर अगली वाली पे ऐड करा जाता है। ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस प्लेट से +Q चार्ज निकाला, जो मिली उस पे ऐड किया, अगली वाली से निकाला, फिर इस पे ऐड किया, फिर इससे निकाला और इस पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम सिंपली लूप लॉ लगा सकते हैं। यहां से घूमता हूं मैं, ये प्लेट ऑब्वियसली पॉजिटिव हो गई होगी और ये नेगेटिव। जैसे ही आप क्रॉस करोगे कैसा साइन मिलेगा, मान लेते हैं, पहले मानना पड़ेगा, इसके अक्रॉस मान लो V1 आता है, इसके अक्रॉस मान लो V2 आता है, और इसके अक्रॉस मान लो V3 आता है। जैसे हम वहां पे V1 V2 अज्यूम करते थे, यहाँ पे V1 V2 V3 अज्यूम करेंगे। क्रॉस किया, नेगेटिव साइन यानी पोटेंशियल में ड्रॉप, तो -V3। फिर क्रॉस किया, पॉजिटिव साइन, तो +V1, ऐसे घूम रहा हूं। फिर इसे क्रॉस किया तो पॉजिटिव साइन, +V2, ये क्या हो जाना चाहिए, 0। यानी आप कह सकते हो V1 + V2, ये क्या हो जाना चाहिए, V3। V बराबर होता है Q/C, और Q होता है पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज। तो V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉजिटिव प्लेट पे है 30 - Q, बायस का कैपेसिटेंस 3, प्लस V2 को मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव प्लेट पे है 10 - Q, बायस का कैपेसिटेंस 2, और V3 पॉजिटिव प्लेट पे है Q, बायस का कैपेसिटेंस 4। समझ आया। यहां से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 60 - 2Q + 30 - 3Q × 4 = 6Q, ठीक है ना। यह हमें मिल जाएगा कितना, 180 - 10Q = 3Q, या 13Q = 180, और Q आपको मिलेगा 180/13। समझ आ रहा है। क्या किसी को कोई डाउट है यहां तक। तो Q हमें मिल चुका है 180/13 माइक्रोकूलम। एक बार Q मिल गया तो अब आपको फाइनल चार्जेस मिल ही जाएंगे। इनिशियल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी होगी ½ CV², इसके अक्रॉस लिख देता हूं, तो ½ इसका कैपेसिटेंस 2, 5 का स्क्वायर प्लस ½ CV², 3 × 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें मिल गया 25, और ये हो गया आपका 150, यानी कि 175 माइक्रोजूल। ये तो थी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें तो कोई एनर्जी स्टोर्ड थी नहीं इनिशियली, इसमें हमने ½ CV² फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये इनिशियल एनर्जी आ गई है 175 माइक्रोजूल। फाइनल एनर्जी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली आप Q²/2C यूज कर लो, U फाइनल हो जाएगा। पहले वाले पे चार्ज है 10 - Q, यानी कि 10 - 180/13, तो इसकी पोलैरिटी बदल गई, आप देख सकते हैं नेगेटिव आ रहा है, हालांकि हमें तो स्क्वायर करना है, /2 × 2 प्लस 30 - 180/13 स्क्वायर /2 × 3, और प्लस इसके अंदर भी है Q², यानी 180/13 का स्क्वायर /2 × 4। ये आपकी फाइनल एनर्जी आ गई होगी। इनके डिफरेंस ही हमें मिलेगी, सब सेम है, सही है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि हीट जो हमें मिली है वो हो जाएगी U इनिशियल - U फाइनल, और वो आ रहा है 1350/13 माइक्रोजूल, ठीक है ना।
तो स्टेप्स हैं वही फॉलो करने हैं, कोई 3 कैपेसिटर दे, 4 दे, 10 दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्यू चार्ज को ही फ्लो कराना है पूरे सर्किट में। आई होप अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कर लो, कौन सा करना चाहते हो? ठीक है, तो ये है 8th क्वेश्चन। अच्छा, 9th में डाउट, चार्जेस लिख लो, C इंटू वी, यानी कि यहाँ पे है +10, यहाँ पे -10, और 5 3 15, यहाँ पे +15 और यहाँ पे -15। ठीक है, और नीचे वाले पे 80, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये +80 और ये -80, और ये न्यूट्रल है तो 0 0। ठीक है ना, अब वही कहीं से भी चार्ज निकाल लो, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें से निकाल देता हूँ Q, तो यहाँ बचेगा 10 - Q, इस प्लेट को मिला तो 15 + Q, इस प्लेट से -Q, इस प्लेट पे +Q, इस पे फिर -Q, इस पे +Q, इस पे -Q और इस पे फिर +Q। तो ये हमने चार्ज को फ्लो करा दिया। एक बार आपने चार्ज को फ्लो करा लिया, अब अज्यूम कर लेते हैं इसके क्रॉस V1, V2, V3, V4, किसी भी एक डायरेक्शन में घूम जाओ, मैं ऐसे घूम जाता हूं। नेगेटिव प्लेट पे पहुंचे हैं, पोटेंशियल में क्या हुआ होगा? ड्रॉप, तो -V2, इसे क्रॉस किया -V3, ये पॉजिटिव प्लेट बन चुकी है, नेगेटिव है, फिर क्रॉस किया -V4, फिर क्रॉस किया प्लस, तो +V1, ये होना चाहिए 0, यानी V1 हो जाएगा V2 + V3 + V4। V1 होगा Q/C, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज 10 - Q, बाय इसका कैपेसिटेंस 1, ये इक्वल हो जाना चाहिए V2, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज 15 + Q, बाय इसका कैपेसिटेंस 3, प्लस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज 80 + Q, बाय इसका कैपेसिटेंस 4, और फाइनली चार्ज है Q, बाय इसका कैपेसिटेंस 2। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन मिलेगी, यानी 10 - Q, ये इक्वल हो जाएगा किसके? 60 + 4Q + 240 + 3Q + 6Q अपॉन 12। ठीक है ना, इसी को बस सॉल्व करना है, मेन चीज हो चुकी है। ठीक है, तो यहां से शायद हमें मिल रहा है 25Q इज इक्वल टू -180, ऐसा कुछ मिला है। तो Q मुझे मिला -180/25, यानी 5 -36/5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हो सकता है किसी का प्लस आया हो, अगर उसने मेरे से उल्टे डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो माना होगा तो Q आ गया आपका 36/5 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, अब Q आ गया है तो अब कुछ बचा ही नहीं है, हमें बस इनिशियल एनर्जी लिखनी है ढेर सारी। इनिशियली हो जाएगी 1/2 1 10 का स्क्वायर, प्लस 1/2 3 5 का स्क्वायर, और प्लस 1/2 4 20 का स्क्वायर, यानी कि ये 100 हो गया और ये 800 हो गया। ठीक है ना, 900, और ये हो गया हमारा 75/2, तो 900 + 75/2 माइक्रो जूल, ये आ गई है इनिशियल एनर्जी। सिमिलरली आप फाइनल एनर्जी भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो हो जाएगी 10 माइनस, आप साइन के साथ ही रखो, 10 माइनस -36/5, ये हुआ पहले पे चार्ज, Q²/2 इंटू कैपेसिटेंस था 1। ठीक है ना, प्लस 15 + Q, यानी 15 - 36/5 2 इंटू 3, प्लस तीसरे वाले पे जो चार्ज था वो था 80 + Q, यानी 80 - 36/5 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 4, एंड फाइनली 36/5 का होल स्क्वायर
बाय कैपेसिटेंस है 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आंसर आएगा। ऑब्वियसली काफी गंदी सी कैलकुलेशन है, और मेथड समझ आ रहा है सबको करना क्या है। अब कोई कितने भी कैपेसिटर दे दे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो इनिशियल चार्जेस लिखने हैं, इनिशियल एनर्जी लिखनी है। किसी भी एक कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज क्यू को फ्लो कराना है। जो प्लेट पहले मिल रही है उस पर प्लस क्यू, और जो उसके बाद वाली है उस पर माइनस क्यू। फिर वोल्टेजेस अज्यूम करके V1, V2, V3, V4 किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना है, और फाइनल आंसर आ जाए डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टोर। ठीक है, अगर सभी को क्लियर है तो एक 9th क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें एक बैटरी भी आ गई है, कैपेसिटर्स भी हैं और बैटरी भी है, तो दोनों हैं इसमें। टोटल हीट डिसिपेटेड हमें बताना है स्विच बंद करने के बाद। इसमें स्विच पहले से ही बंद। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन गंदी होगी, आप क्यू तक कर लो, क्यू बहुत है। अगर क्यू तक निकाल लिया तो सही है। 3 अलग अलग लोगों का क्यू 30/11 आया है, तो मुझे लग रहा है यही आंसर होगा। देख लेते हैं, पहले चार्ज देख लो इसके ऊपर जो होगा 10 × 2, यहाँ पे +20 है, यहाँ पे -20, यहाँ पे आपका -5 है, और यहाँ पे है +5। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10 30, तो यहाँ -30, यहाँ पे +30, और ये तो 20 वोल्ट की बैटरी है। कहीं से भी चार्ज क्यू फ्लो करा दो, मैं यहीं से करा देता हूँ क्यू, तो इस पे बचेगा 20 - क्यू। ठीक है ना, यहाँ आएगा +Q, यहाँ -Q, यहाँ फिर +Q, यहाँ -Q, और यहाँ पे फिर फाइनली +Q। V1, V2, V3 में मान लूंगा इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ चुका है। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो सिंपली आप KVL लगा दो। यहाँ से मूव करता हूँ, यहाँ से मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचे यानी गेन होना चाहिए तो V1, फिर क्रॉस करके पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचे तो गेन होना चाहिए V2, फिर पॉजिटिव प्लेट पे +V3, और फिर बैटरी की नेगेटिव प्लेट -20, ये हो जाना चाहिए 0। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, यहां से मिलेगा V1 + V2 + V3, ये क्या हो जाना चाहिए 20। अब सिंपली V में लिख दूंगा, वो होता है Q/C, पॉजिटिव प्लेट पे 20 - Q बाय कैपेसिटेंस 2, प्लस V2 की वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट पे है 5 - Q बाय कैपेसिटेंस 1, प्लस V3 पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है 30 - Q बाय कैपेसिटेंस इसका है 3। ठीक है ना, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके 20 के। एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 60 - 3Q प्लस 30 - 6Q प्लस 60 - 2Q, ये हो जाना चाहिए 120। ठीक है ना, यहाँ से हमें 11Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11Q हो चुका है 60 60 120 प्लस 150 - 120 यानी कि 30, तो Q हमें मिल जाएगा 30/11 माइक्रो कूलम, यानी कि सर्किट में चार्ज फ्लो किया है 30/11 माइक्रो कूलम। किसी ने उल्टा माना हुआ तो उसका नेगेटिव आएगा, पर जो भी आपने माना है इनके अंदर आपको एग्जैक्टली वही रखना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव आए तो नेगेटिव के साथ रखो, पॉजिटिव आए तो एज इट इज पुट कर दो। अब सिंपली U इनिशियल माइनस U फाइनल करेंगे तो हीट आ जाएगी, कैलकुलेशन होगी पर कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से अब हीट जनरेटेड हम निकाल सकते हैं ऑन कैपेसिटर टू कैपेसिटर कनेक्शन, कैपेसिटर टू बैटरी कनेक्शन, या कैपेसिटर टू कैपेसिटर विद बैटरी कनेक्शन। ठीक है ना, 10th क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए घर पे ट्राई कर लेना। ग्रुप में आंसर डाल दिया करो ताकि डिस्कस कर सको। हाँ, वर्क डन बाय बैटरी भी होगा, आप वर्क डन बाय बैटरी भी बता सकते हो। जो भी आपका चार्ज फ्लो किया है वही बैटरी से फ्लो किया। देखो मेरा फ्लो कैसा आया, पॉजिटिव, यानी कि चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर गया है, यानी बैटरी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, ना कि डिसिपेट की होगी। तो इस क्वेश्चन में बैटरी क्या हुई है, चार्ज हुई है। ठीक है ना, और कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, तो वो हो जाएगा 30/11 × 20, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी। कोई डाउट किसी को? हाँ बिल्कुल, इसमें आपको फॉर्मूला तो वही लगाना पड़ेगा वर्क डन बाय बैटरी वाला, पर यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। पहले आप इनिशियल टोटल एनर्जी निकाल लो, फिर आप फाइनल टोटल एनर्जी निकाल लो, और फिर फॉर्मूला लगा दो वर्क डन बाय बैटरी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला लगा देंगे बस, वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, इससे आपको हीट डिसिपेटेड मिल जाएगी।
हाँ अभिरूप तुम पूछ रहे हो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड हो सकती है, तो इनिशियली हो सकती है पर फाइनली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। फाइनली जरूर वो कैसी रहेंगी, सेम पोलैरिटी की रहने वाली है, ठीक है ना। आ रहा होगा तुम्हारे पास ये, जैसे कि अगर नेगेटिव हो जाएगी या तो 30/11 है ये, नहीं तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी, और ये कितनी हो जाएगी -55, ठीक है ना। मतलब इस तरह से देख सकते हो आप, बाउंड चार्ज जो भी आ रहा है, जो भी सॉल्व करके आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है आप बस एज इट इज पुट कर दो और पॉजिटिव प्लेट का चार्ज यूज करना, ठीक है ना। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज हम लिखते हैं कैपेसिटर का चार्ज एनर्जी निकालते समय, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया जो कि था हीट डिसिपेटेड वाला, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। आगे टॉपिक है आपका आरसी सर्किट, ठीक है ना। अब आरसी सर्किट एज सच नहीं बोलूंगा इसे मैं, अभी हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि किसी कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है या कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है, ठीक है ना। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपको। 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आएंगी, जहां जाएंगी मैं बता दूंगा। फिर मेनली आता है सर्किट सॉल्विंग, कैसे एक सर्किट में अगर कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों आ जाएं तो हम सर्किट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये सेम चीज आएगी जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चार्जिंग नहीं, लेकिन वहां भी आरसी सर्किट आएगा और यहाँ भी एक आरसी सर्किट आएगा। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। ये डायरेक्ट करंट के लिए पढ़ रहे हैं हम, यानी डीसी करंट। आपकी बैटरी का सिंबल आपने देखा है, ये जो सिंबल होता है 2 बार वाला, ये किसके लिए होता है, डायरेक्ट करंट वाली बैटरी के लिए होता है, तो उसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो जब एसी में आए तो कंफ्यूज मत करना, यहाँ जो हो रहा है बिल्कुल अलग है, वहां जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। खैर हम बात कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर जिसके ऊपर कि आप चार्ज स्टोर करो उसे कैपेसिटर कहते हैं। उसकी कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके शेप, साइज और मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अंदर आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला 12CV² या Q²/2C आता है, ठीक है ना। अब आप एक कैपेसिटर को अगर बैटरी के अक्रॉस लगाते हो तो हीट जनरेट हो सकती है, वो हमने देख लिया। अगर आप कैपेसिटर को कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हो तो भी हीट जनरेट हो सकती है, वो भी हमने देख लिया। अब बात आती है कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। जैसे कि हमने चैप्टर की शुरुआत में कहा ही था, बैटरी अपने अंदर स्टोर्ड सारी एनर्जी को धीरे धीरे क्या करती है, डिसिपेट करती है। लेकिन एक कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को एक साथ इंस्टेंटेनियसली रिलीज कर सकता है। तो अच्छी बात यह है कि कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ इंस्टेंटेनियसली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ सौरभ, तुम बोल रहे हो कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग नीट के सिलेबस से बाहर हो गया है। हाँ बेटा, पर इंजीनियरिंग और नीट की मिक्स क्लास है, तो तुम थोड़ी देर के लिए टहल के आ जाओ, ठीक है। तो क्या कर सकता है, ये इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो सकता है और इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज भी हो सकता है। अब देखो चार्जिंग कैसे होती होगी किसी भी कैपेसिटर की। सर्किट बनाने के लिए मान लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मैं C बता देता हूं, और आपके पास एक बैटरी है V वोल्ट की। अब ये हम स्टैब्लिश कर चुके थे कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज कर पाना बिना हीट लॉस के पॉसिबल नहीं है। और ये भी हम कल देख चुके थे कि हीट लॉस कौन करता होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस सर्किट में रहता होगा। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। इस बार मैं सर्किट में रेजिस्टेंस बनाऊंगा, तो मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया सर्किट में R, ठीक है ना। इसी R की वजह से करंट फ्लो होना शुरू होगा और उसी की वजह से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। हम स्विच को बंद कर देते हैं t=0 पे। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ करंट क्या होगा इन सर्किट, करंट इन सर्किट एट t=0। अच्छा, एक दो चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे आएगा, लेकिन एक चीज मैं अज्यूम करके चलूंगा, आपको पता होगा रेजिस्टर के लिए V बराबर IR होता है। ऑल्दो मैं ये बता भी चुका हूं आपको पहले के लेक्चर्स में, ठीक है ना। ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा V बराबर IR, पोटेंशियल
ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू करंट इन रजिस्टर इनटू इट्स रेजिस्टेंस। तो उसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि t बराबर 0 पे जब मैं स्विच बंद करूंगा तो इस ब्रांच में क्या कोई करंट फ्लो करेगा, और अगर फ्लो करेगा तो कितना फ्लो करेगा? क्या कोई दे सकता है आंसर? तो अभिरूप ने दिया है v बाय आर और किसी ने दिया है CV। तो CV तो बेटा चार्ज होता है, ठीक है, तो v बाय आर एकदम सही है। ऐसा क्यों? बात ये t बराबर 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि आपने अनचार्ज लिया है। अगर कैपेसिटर पे चार्ज 0 है तो एक फॉर्मूला हमें पता है, Q इज इक्वल टू होता है CV, जहां V होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर भी कितना होगा? 0। यानी आप अगर यहाँ पे 0 मान लेते हो सर्किट में तो यहाँ V आएगा, यहाँ V आएगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंस कितना है? 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? V। यहाँ V आने से यहाँ भी V आ गया, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? V। तो करंट इन सर्किट एट t इक्वल टू 0 इज मैक्सिमम। आपको ये याद रखना है अगर आप किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो। और I मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो I मैक्स की वैल्यू हो जाएगी V बाय आर। ये मैक्सिमम करंट था सर्किट में t इक्वल टू 0 पर। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस आना शुरू होगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप घट जाएगा। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप घटेगा तो फिर इसके अंदर करंट भी क्या होगा? घटेगा। यानी सर्किट में धीरे धीरे करंट तो घटने वाला है। t इक्वल टू 0 पे करंट कैसा है? मैक्सिमम। अब मैं मान लेता हूं t इक्वल टू t की सिचुएशन, कोई जनरल टाइम। किसी जनरल टाइम पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि कैपेसिटर पे कोई चार्ज आ चुका होगा Q, ठीक है ना, और सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा होगा I। ये हमने अज्यूम कर लिया है किसी जनरल टाइम पे। यहां से करंट एंटर कर रहा है तो ये प्लस, और यहां से एग्जिट कर रहा है तो ये माइनस। V वोल्ट की आपकी बैटरी है। आपको समझ आ रहा होगा मैं कहां जा रहा हूं। मैं यहां से लूप लॉ लगाऊंगा, ठीक है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं V1 आया है, कैपेसिटेंस इसका C है। तो आप देख सकते हो क्रॉस किया नेगेटिव तो माइनस V1, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो माइनस IR, बैटरी को क्रॉस किया तो प्लस वाली साइड तो प्लस V इज इक्वल टू 0। या मुझे मिलेगा V1 बराबर V माइनस IR। V1 को लिख देते हैं, V बराबर होता है Q बाय C, यानी कि Q बाय C ये होना चाहिए V माइनस IR। या मैं क्या लिख सकता हूं? या मैं लिख सकता हूं यहां से IR इज इक्वल टू V माइनस Q बाय C। समझ आ रहा है? अब I को आप क्या लिख सकते हो? यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो I को हम वो रख देते हैं और R को नीचे भेज देते हैं। यहां से हमें मिलेगा dq बाई dt इज इक्वल टू CV माइनस Q बाय RC। दिख रहा है आप? ऑब्वियसली अब इंटीग्रेशन किया जाएगा क्योंकि आपको निकालना है किसी टाइम पे कितना चार्ज होगा कैपेसिटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dq बाय CV माइनस Q, ये इक्वल होना चाहिए dt बाय RC। इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू क्या थी? 0। t इक्वल टू t पे चार्ज होगा कुछ q। इसका इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं, आ जाएगा ln CV माइनस Q बाय माइनस 1। लिमिट लगानी है आपको 0 से लेके Q तक, और ये मिलेगा t बाय RC, ठीक है ना। वैल्यूज पुट कर देता हूं, माइनस को उस तरफ भेज देते हैं। वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा ln CV माइनस Q बाय CV इज इक्वल टू माइनस T बाय RC, ठीक है ना। एंटी लॉग ले लो, क्या मिल जाएगा यहां से? CV माइनस Q बाय CV इज इक्वल टू e की पावर माइनस T बाय RC। और Q की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? Q की वैल्यू आपको मिलेगी CV 1 माइनस e की पावर माइनस T बाय RC। तो ये हमने निकाल लिया है चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, CV क्या था?
CV क्या है? मान लो कि कैपेसिटर जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, यानी t इक्वल टू इन्फिनिटी की सिचुएशन आ जाएगी, देख सकते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट, यानी काफी समय बीत चुका है, स्टेडी स्टेट आ चुका है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका होगा। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज तभी होगा? क्योंकि आप देखो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब e की पावर माइनस टी बाई आर सी क्या हो जाए? 0 हो जाए। और वो 0 कब हो सकता है? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये चीज 0 हो जाएगी, मैक्सिमम चार्ज आपको क्या मिल जाएगा? CV। तो Q मैक्स हमें कितना मिल जाएगा? CV, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अच्छा, ऐसा कब पॉसिबल है? जब चार्ज CV हो जाए, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए? V होना चाहिए। आपने तो यहाँ बैटरी लगाई थी और यहाँ रेजिस्टेंस लगाया था, ये कैपेसिटर है। अगर मैं यहाँ 0 मानूं और यहाँ 0 मानूं और इसके अक्रॉस ड्रॉप V होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे V होगा, तो सिमिलरली V यहाँ पे होगा और ये V था। इसका मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना आया होगा? 0। तभी ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होगा CV, और वो तभी हो सकता है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो V। उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो V, यानी रेजिस्टर के अंदर करंट क्या होना चाहिए? 0। अगर ब्रांच में करंट नहीं है तो फिर इस रेजिस्टर को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम अभी तक क्वेश्चंस में रजिस्टर को ड्रॉ नहीं करते थे, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट के बाद की बात किया करते थे। ठीक, आगे बढ़ जाते इसी में, देख लो आगे। ठीक है ना, तो Q हमें मिल चुका है, Q बराबर CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, या इसी को मैं लिख दूंगा Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। इस तरह से लिख दिया जाता है। जो आपको मिला है t बाय आर सी, उसे हम लिख देते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। या टाउ को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, ऑब्वियसली यूनिट इसकी सेकंड होगी। ठीक है ना, और टाउ की वैल्यू कितनी है? वो है आर सी, जहां आर है रेजिस्टेंस इन सर्किट और सी है उसका कैपेसिटेंस। समझ आ रहा है? इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहो, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा दिखेगा? ये Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ हमें दिखता है। ये हो गया Q मैक्स। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये PDF में भी आप देख सकते हो। ये रहा डेरिवेशन जहां पे हमने किसी भी टाइम t को अज्यूम किया है, ठीक है, इंटीग्रेट किया, और फाइनली हमें जो फंक्शन मिला है चार्ज का, वो क्या मिल गया है? ये वाला। हाँ, याद है कैसे? एक सेकेंड, इसमें कोई पेज स्किप हो गया शायद। ठीक है, तो मेरा देख लो, यहाँ इंटीग्रेशन तक ही किया है। वो भेज दो हमें जो पेज स्किप हो, हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, जहां टाउ को हमने क्या बोल दिया है? टाइम कांस्टेंट। और Q मैक्स की वैल्यू क्या है? Q मैक्स की वैल्यू है CV, टाउ है RC। इसका ग्राफ जो आप प्लॉट करोगे वो कैसा दिखेगा? T और ये Q, हम देख चुके हैं ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमें, जहां ये होगा Q मैक्स। एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, अगर मैं T को टाउ रख दूं एट T इज इक्वल टू टाउ, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो e की पावर -1 आएगा। e की वैल्यू 2.7 होती है। अगर सॉल्व करोगे तो दिखेगा यहां से q की वैल्यू जो होगी हो जाएगी 0.63 q मैक्स, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है? वो 63% चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, तो एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है? 63% चार्ज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप ग्राफ में। अगली चीज, इसी सर्किट में अगर मुझे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होता है तो वो बड़ा सिंपल है, आई होता है dq बाई dt। इन इसी फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा आपको? Q मैक्स तो कांस्टेंट है,
तो क्यू मैक्स डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फिर मल्टीप्लाइड क्यू मैक्स ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ और इंटू अपॉन टाउ, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सी वी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन आर सी, सी से सी कट गया, वी बाय आर आपको पता है क्या था, मैक्सिमम करंट इन सर्किट। आई का फॉर्मूला भी हमें क्या मिल जाता है, आई मैक्स ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये हो जाता है किसी भी कैपेसिटर में अगर उसकी चार्जिंग हो रही है तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जहां आई मैक्स की वैल्यू क्या है, आई मैक्स की वैल्यू है वी बाय आर, ठीक है। ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं इसका, ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ये टाइम है टी और ये मान लो कि करंट है आई, तो टी इज इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होना चाहिए आई मैक्स, और ये घटता जाएगा और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप देख सकते हो जब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तब ये चीज जाके क्या होगी, 0 होगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आ जाता है। यहाँ पे भी एक टाइम कांस्टेंट में अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो अगर आप पुट करोगे वैल्यू टी की वैल्यू टाउ अपॉन 2.7 अगर डिवाइड किया जाए तो ये आपको मिलता है 0.37 आई मैक्स। इस तरह से काफी सारा चीजें मैंने बता दी हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको क्या क्या याद रखनी है इस पूरी में। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में सबसे जरूरी चीज जो है वो है सर्किट समझना। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने किसी भी टाइम टी पे मान लिया कि ब्रांच में करंट कितना है आई, और क्या लगा दिया, किरचॉफ्स लूप लॉ। उसके बाद सिंपल कैलकुलस से इंटीग्रेशन है और आपने निकाल लिया चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ऑल्दो ये फॉर्मूला आया कहां से ये भी आपको आना चाहिए, लूप लॉ लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक ग्राफ याद रखना है कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक टाइम कांस्टेंट में चार्ज 63% रह जाता है, ठीक है ना, हो जाता है मतलब चार्ज हो गए, और करंट जो है वो 37% रह जाता है, और करंट का फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक। किसी को कोई डाउट है, बोलो किसी को कोई डाउट है तो। क्या मैंने लिख भी दिया है, कैपेसिटर चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम 63% ऑफ मैक्सिमम इन वन टाइम कांस्टेंट। तो अभी तक हमें ये पता लगा है कि पूरे कैपेसिटर को चार्ज होने में तो कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। हालांकि मैं शुरुआत से एक बात कहता आ रहा हूं, कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो दोनों ही बातें अलग अलग हैं, वो यहाँ पे समझ आ जाएगा कैसे, ठीक है। सभी लोग ट्राई करो ये सॉल्व करने का। आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, टाइम कांस्टेंट, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, चार्ज एट t इज इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड, current at t is equal to tau and t is equal to 5 microsecond, time for the capacitor to get charged to 99%, ठीक है। सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले। तो बात यह ना, जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि 99% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है माइक्रो सेकेंड्स में, और पूरी तरह से चार्ज होने में उसे टाइम कितना लगता है, इनफाइनाइट। यही विचित्र बात है। 99% तो वो चार्ज हो जाएगा किसमें, माइक्रो सेकेंड्स में, और पूरी तरह से चार्ज होने में वो टाइम लेगा इनफाइनाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि असली दुनिया में कोई भी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले से आ रहा है, आप सॉल्व करके देखोगे जब 99% वाला तो माइक्रो सेकेंड में आएगा। उसके बाद करंट इतना धीमा हो जाता है, इतना कम हो जाता है करंट कि अब चार्जिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो जाती है, तो उसे इनफाइनाइट टाइम लगता है पूरी तरह से चार्ज होने में। दरअसल सर्किट में कभी भी करंट एग्जैक्टली 0 नहीं हो पाता एक्सपेरिमेंटली जब हम करते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट हमें दिया हुआ है, इसमें आपको ये सब बताना है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, और करंट एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा। सबसे पहली चीज मैक्सिमम चार्ज आपको बताना है।
एक चीज जो सर्किट में बता सकते हो, सबसे पहले वो बता सकते हो आप टाइम कांस्टेंट टाउ। क्या होगी टाउ की वैल्यू? RC, तो आपका R यहाँ पे दिया हुआ है 1 ओम और C है 10 माइक्रोफेरेड, तो क्या आ गया आपका 10 माइक्रो सेकेंड। यानी कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट 10 माइक्रो सेकेंड है। यानी सोच के देखो कैपेसिटर पे चार्ज 63% होने में कितना टाइम लेता है? 10 माइक्रो सेकेंड, 10⁻⁻⁶ में चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस ही हो गया, हुआ कि नहीं? अब पूछा गया है, ये तो बी पार्ट था हमारा, टाइम कांस्टेंट निकाल लिया हमने। पहली चीज है आपको बताना है मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज भाई कब आता था? मैक्सिमम चार्ज आता था t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, जब हम बोलते हैं कि सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। तो यहां 0 मानोगे तो यहां 0 होगा, तो यहां 20 होगा, तो यहां भी 20 होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहां भी 20 होगा। तो जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो क्या आ सकता है? C इंटू वी, यानी कि 10 इंटू 20 यानी कि 200 माइक्रो कूलम। ये आ गया आपका मैक्सिमम चार्ज। तीसरी चीज, अगर कोई पूछे मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है सर्किट में, क्या हम मैक्सिमम करंट बता सकते हैं? मैक्सिमम करंट आ जाएगा V/R, जो कि t बराबर 0 पे होगा। तो वोल्टेज तो आपका 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, यानी कि 20 एम्पियर। ठीक है ना? मिली एम्पियर में क्यों आ रहा है? एम्पियर में ही आएगा। ठीक है ना? V 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, कितना आया? 20 एम्पियर। ये आपका सी पार्ट हो गया। अब है डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट है आपको बताना है चार्ज एट t इज इक्वल टू 5 माइक्रो सेकेंड। सिंपली पुट कर दो, करना कुछ नहीं है। Q बराबर क्या है? Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। ठीक है ना? Q मैक्स आप निकाल ही चुके हो, यह है 200 माइक्रोकूलम। ठीक है ना? 1 माइनस e की पावर माइनस t कितना है? 5 माइक्रो सेकेंड, बेसिकली टाउ बाय 2 है अगर आप देखो तो, या सिंपली पुट भी कर सकते हो आप। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय टाउ हम निकाल चुके हैं, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो यह हमें मिल जाएगा 200 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट ई माइक्रो कूलम। ये हो गया है चार्ज। बहुत ही गंदी सी कैलकुलेशन है, मैं और ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा इसमें। ठीक है? सिमिलरली आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो आगे भी। अगर क्या चाहिए? करंट एट t इक्वल टू टाउ चाहिए, तो I बराबर क्या होता है आपका? I मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। तो फॉर t इज इक्वल टू टाउ करंट क्या मिल जाएगा? I मैक्स हम निकाल ही चुके थे 20, 1 माइनस e। ठीक है ना? पुट करना है सिर्फ फॉर्मूले में। अब ये इंटरेस्टिंग है, एफ पार्ट जरा ट्राई करो। टाइम फॉर कैपेसिटर टू गेट चार्ज टू 99%। क्या लिखेंगे? Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.99। Q मैक्स 99% चार्ज होना है, इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। ये हुआ 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ इज इक्वल टू 0.99। ठीक है ना? सॉल्व कर लो, क्या आएगा? ये मिल जाएगा 0.01। ठीक है ना? इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, या ई की पावर टी बाय टाउ को क्या कह सकते हैं हम? 100। ठीक है ना? अब सिंपली कैलकुलेशन है, लॉग ले लो, यहां से आपको टी क्या मिल जाएगा? टाउ ln 100। ये हमारा टाइम आ गया है जब वो 99% चार्ज होगा। अब आप सोच के देख सकते हो, यहां से टाउ के टर्म्स में टाइम आ रहा है, यानी माइक्रो सेकेंड्स में टाइम आ रहा है 99% चार्ज होने के लिए। तो ऑलमोस्ट कैपेसिटर कैसे चार्ज हो गया है? इंस्टेंटेनियसली ही चार्ज हो गया। क्या किसी को कोई डाउट है? फॉर्मूले याद रखने और कुछ नहीं है। कोई डाउट है किसी को? कोई सुन भी रहा है? अच्छा ठीक। हाँ, तो आगे जो क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं वो है टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने वाले। तो टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और जो इस चैप्टर की नहीं है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको पता होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2,
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर का इक्विवेलेंट होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ऑब्वियसली ये चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई जाएगी। अब तुम भी सोच रहे होगे कि इतना कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है तो उसे पहले ही क्यों नहीं पढ़ा दिया। तो ये मैं भी शुरुआत से ही सोच रहा हूँ, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। हमेशा कैपेसिटर ही पहले होता है सिलेबस में और फिर करंट होता है, ठीक है, क्योंकि सभी अज्यूम करके चलते हैं कि ये सबको पता होगा, ठीक है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 और पैरेलल में R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है कैलकुलेटिंग टाइम कांस्टेंट। कैसे आप किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालोगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल सर्किट थे जिसमें एक कैपेसिटर होता है और एक रेजिस्टर होता है। आप सिंपली R इंटू सी कर देते हो और उसे टाइम कांस्टेंट बोल देते हो, ठीक है। और क्या हो अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हों। ऑब्वियसली कैपेसिटर तो एक ही रहेगा क्योंकि आप उसको चार्ज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स हैं। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए किसी भी सर्किट में सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो है रिप्लेस द बैटरी विद अ कंडक्टिंग वायर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर, और इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ये मान लेते हैं 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 10 माइक्रोफैरेड और 20 वोल्ट। कोई पूछे कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताओ, ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिप्लेस द बैटरी विद अ कंडक्टिंग वायर। तो बैटरी को तो कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया और कैलकुलेट करना है सेकंड स्टेप में आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के एंड्स को आप ए बी मान लो, क्योंकि इक्विवेलेंट हम जनरली ए और बी के बीच में निकालते हैं। तो कैपेसिटर के एंड्स को मैं नाम दे दूंगा ए और बी, यानी कि उसे सर्किट से हटा देना है और बचे हुए सर्किट को एज इट इज बना देना है। तो बैटरी रिप्लेस हुई कंडक्टिंग वायर से और कैपेसिटर हट गया और उसके अक्रॉस पॉइंट्स आ गए ए और बी। और अब मैं ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लूंगा। तो आर इक्विवेलेंट अगर ए बी के अक्रॉस पूछा जाए तो कितना आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में, 4 और 4 हो जाएंगे 2, 2 और 2 सीरीज में हो जाएंगे 4। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। अब सिंपली आप टाउ बता सकते हो, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। आर इक्विवेलेंट कितना है 4 और सी है 10, यानी कि 40 माइक्रो सेकेंड। ये आपका टाइम कांस्टेंट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस क्वेश्चन में कोई अगर हमसे पूछे तो मैं क्या बताता, Q बराबर होता क्यू मैक्स। क्यू मैक्स हमेशा CV होगा, हो जाता 200 माइक्रोकूलम, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय 40 माइक्रो सेकेंड। इस तरह से आप चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता सकते हो किसी सर्किट के लिए जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हों, ठीक है ना। तो टाउ निकालना एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहला तो बड़ा ही सिंपल सा है, जल्दी से लिखते जाओ आंसर फर्स्ट का सेकंड का। क्या आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। बताओ पहले क्वेश्चन में। सब एकदम आंसर दे पा रहे। कैपेसिटर को ए और बी मानना है सिंपली, और रेजिस्टर को क्या करना है, एज इट इज बना देना है। बैटरी को रिप्लेस कर दिया कंडक्टिंग वायर से। 2 2 2 सीरीज में है 6, तो टाइम कांस्टेंट हो गया 6 इंटू 3, यानी कि 18 माइक्रो सेकेंड। सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा। फर्स्ट का सभी का आ गया होगा शायद 18 माइक्रो सेकेंड, कोई खास बात नहीं थी। सेकेंड का आंसर क्या आएगा। बैटरी को रिप्लेस करना है कंडक्टिंग वायर से और कैपेसिटर के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है। बताओ। तो अलग अलग आंसर आना शुरू हो गए हैं, प्लीज सभी लोग ध्यान से करो। 80/7, 24/7, 8, 12। अब तक 4 आंसर आ चुके हैं और 4 ही लोगों ने आंसर भी दिया है। बहुत सिंपल है, सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। ए बी, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज,
ये तो रहेगा और बैटरी कंडक्टिंग वायर बन जाएगी। तो ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 2 ओम। ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट बताना है। ये तीनों पैरेलल में हैं, ठीक है ना। तो इनका इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 3/2 अपॉन 2 प्लस 3/2, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 6/7, ठीक है ना। इनका इक्विवेलेंट 6/7 आ गया और ये सीरीज में है 12 के साथ। आर इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा कितना, 6/7 प्लस 2 यानी कि 20/7। तो आपका टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू सी। सी हमें दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू 20/7 यानी कि 80/7 माइक्रो सेकेंड आंसर होना चाहिए था इसका। इक्विवेलेंट निकालने के ऊपर है, सीरीज पैरेलल सिंपल फॉर्मूले बचपन से करते आ रहे होगे ऐसे सवाल। थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से बताओ थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट बताना है हमें। बैटरी को रिप्लेस करना है कंडक्टिंग वायर से और कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। थर्टी सिक्स 44 44 जी हाँ, तो 44 मोस्टली जनता का आ रहा है, देख लेते हैं। थर्ड का आंसर, ये कैपेसिटर, ये तो पॉइंट्स बन जाएंगे, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसी के क्रॉस हमें निकालना है। ये एज इट इज रहेगा, ये रहेगा, यहाँ पे एक 4 और दिया हुआ है और यहाँ पे कंडक्टिंग वायर। तो ये अगर हम देखें इस 2 ओम वाले रेजिस्टर को, इस 2 ओम वाले रेजिस्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि ये क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो इसे आप सर्किट में नहीं बनाओगे, इक्विवेलेंट में इसे हमें ऐड नहीं करना है। ये 4 और 4 पैरेलल में मिलके हो गए 2, ये 2 और 4 6 और 6 और 3 9, यानी कि आर इक्विवेलेंट हमें मिला है कितना, 9 ओम। तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 9 36 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो 36 आंसर होना चाहिए इसका। आपको ये देखना पड़ेगा कि बैटरी को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करते ही जो 2 ओम वाला रजिस्टर था वो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो वो इक्विवेलेंट में नहीं ज्वाइन होगा, ठीक है ना। फोर्थ का भी बता ही दो, फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा। फोर्थ में हमें ए और बी इस कैपेसिटर के अक्रॉस बताना होगा इक्विवेलेंट। ये 2 ओम, 4 ओम, ये आपका 1 ओम और ये तो कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर। 22 कुछ लोग बोल रहे हैं, देख लेते हैं। ये पैरेलल के अंदर 2 और 1, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2/3 इसका इक्विवेलेंट आ गया। 2/3 प्लस 4 ये सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 4 यानी कि 14/3 ओम। तो आप टाउ भी बता सकते हो, आर सी, आर इक्विवेलेंट 14/3 है और सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 4, तो 4 माइक्रो फैरेड, ठीक है ना। यहां से टाउ की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 56/3 माइक्रो सेकेंड। 5 ओम भी है क्या, ओहो 5 ओम देखना भूल गया। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 ओम लेना था। वैसे तो किसी को क्या डाउट है, थर्ड में डाउट है, अच्छा
बताते हैं सेकंड थर्ड, पहले ये देख लो फोर्थ वाला। बेसिकली बस आर इक्वलेंट कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो ए मान लो और ये पॉइंट बी, एक यहाँ, बैटरी कंडक्टिंग वायर से, और यहाँ पे एक 5 ओम भी दिया हुआ है, तो ये 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 6, और ये 6 और 2 पैरेलल में, ठीक है ना। तो 6 इंटू 2 बाय 6 प्लस 2, यानी कि 3/2 ओम आया है ये इक्वलेंट। तो टोटल आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 4, 11/2 ओम। ठीक है ना, 11/2 ओम आ गया है, तो Q बराबर CV हो जाएगा, सॉरी टाउ बराबर RC हो जाएगा। तो टाउ हमें कितना मिल गया, R है 11/2 और C है 4। हाँ सही है सबका, 22 माइक्रो सेकेंड आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है काफी। अब कुछ लोगों को थर्ड में डाउट है, थर्ड में उस क्या डाउट है, शॉर्ट कैसे हुआ। तो भाई कोई भी रजिस्टर शॉर्ट कैसे होता है, कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर शॉर्ट तब कहलाता है जब उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, यहाँ से चल के जाओ, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। कंडक्टिंग वायर अगर किसी भी कैपेसिटर या रजिस्टर के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दे तो वो शॉर्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो ये 2 ओम इसीलिए काम का नहीं बचा।